नमस्ते। कैलाश महतो, स्वाधीन मधेश जन अभियान के संयोजक। आज मैं 3 बातों पे कुछ विचार रखना चाहूँगा। एक राज से प्राय फोन आता रहा कि डॉक्टर सीके राउत का एक पोस्ट है जनवरी 16 का, उसको देखा जाए। और कल एक पत्रकार काठमांडू से वो इंटरव्यू के लिए फ़ोन किए थे, जिन्होंने डॉक्टर सीके राउत का इंटरव्यू कई बार ले चुका है। और जब उन्होंने फ़ोन किया तो फ़ोन करते ही उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि यार कैलाश जी, यो सीके तो बड़ा फटा मान्छे रहेछ। तो मुझे हंसी आई और मैंने उनसे कहा कि वो तो आप जानते होंगे, तपाईले थाहा होला, तपाई धेरै इंटरव्यू लिने मान्छे हो। और तीसरा कि अपन टेलीविज़न जनकपुर का जो है, उसमें डॉक्टर सीके जी ने बहुत आक्रोशित भाव में, लहजे में वो मधेसी सारे पार्टियों को और नेपाली भी पार्टी को आक्षेप लगाते हुए सुने जा रहे हैं कि ये सारे के सारे जनमत पार्टी के ऊपर लगे हुए हैं। और उनका कहना है कि जनमत पार्टी या वो शेर है, डॉक्टर सीके राउत शेर है, जिनको हराने के लिए, जिनको ख़त्म करने के लिए श्याल, नड़िया ये जमात में समूह में आते हैं, फिर भी वो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम शेर हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बताए हैं कि डॉक्टर सीके राउत को जो नहीं जानते होंगे उनके लिए वो शेर हो सकते हैं, लेकिन कैलाश महतो के जितने भी तत्कालीन स्वतंत्र मधेश तत्कालीन स्वतंत्र मधेश गठबंधन के जो नेता कार्यकर्ता रहे हैं, उन सबको पता है कि डॉक्टर सीके राउत कितना शेर है या गीदड़ है। और मैंने कहा था कि कभी कभी गीदड़ भी शेर का खोल ओढ़ लेता है, तो वो शेर नकली शेर हो सकता है, असली शेर नहीं हो पाएगा। अगर असली शेर होते तो जेल के दीवार के भीतर से चोरी चोरी सहमति नहीं किया गया होता। सबसे मतलब प्रमाण बड़ा यही है कि वो कितना बड़ा शेर है या गीदड़ है, लोग यहीं से आकलन करें। और मैं 19 गते के दिन, यही चैत 19 गते के दिन मैं राज में था। राज के पत्रकार महासंघ के ऑफिस में मुझे बुलाया गया था। मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित थे। उपस्थित लोगों के समूह से एक आदमी ने कहा, अपना दुख सुनाया, जो आदमी जनमत पार्टी का कभी दीवाना हुआ करते थे, वो जनमत पार्टी के चुनाव के लिए बहुत अपना लगानी लगाया है, पूरे परिवार मिलकर के प्रचार प्रसार किया है। और वो जनमत पार्टी के प्रचार प्रसार में ही नहीं, बल्कि वो डॉक्टर सीके राउत के गांव के ही एक पड़ोसी भी हैं। उनके बारे में जानकारी हुई
कि बेचारा उनके परिवार के कोई लड़का या कोई आदमी को पुलिस ने वैसे ही उठा करके घर से ले गया बिना कारण, शंका के भर पे। और जब गार्जियन को पता चला तो गार्जियन ने बड़े अरमान से डॉक्टर सीके राउत को फ़ोन किया और बात बताया कि बिना कोई कारण मेरे लड़का को या किसी को, घर के आदमी को पुलिस उठा करके राजबाज ले गई है, तो कृपया डॉक्टर साहब आप पुलिस में फ़ोन कर दें। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, हम कर दे रहे हैं। रात की समय थी, कल सुबह होकर के वे आदमी जाते हैं अपने लड़का को लाने या परिवार को लाने, तो प्रहरी से बोला जाता है कि हमारे सांसद ने, डॉक्टर सीके राउत ने प्रहरी में फ़ोन किया है। तो पुलिस को आश्चर्य लगा कि नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई डॉक्टर साहब ने फ़ोन नहीं किया है, कोई सीके राउत ने फ़ोन नहीं किया है। पता लगाया गया, कोई फ़ोन की बात नहीं आई। तब उस आदमी को लगा, उस परिवार को लगा कि भाई हम गलत जगह में, जो आदमी पब्लिक की सुरक्षा की बात करता है, जो आदमी समाज सेवा का बात करता है, जो आदमी क्या क्या वादा करता है, वो आदमी एक फ़ोन तक पुलिस को नहीं कर पाता है। कम से कम फ़ोन कर दिया होता, उतना ही मेरे लिए काफ़ी होता। वो पुलिस हमारे बच्चे को छोड़ते नहीं छोड़ते, वो अलग बात है। लेकिन जो नेता जिसके लिए हमने इतना किया, सारा काम धंधा छोड़ करके चुनाव भर उनको हम सहयोग किए, वे एक फ़ोन तक करने की औकात नहीं रखते हैं, तो वो नेता हमारे किस काम के। और उसी सिलसिला में मैंने जो कहा कि राजबिराज से एक जनमत पार्टी के ही एक नेता है, उन्होंने मुझे कई बार फ़ोन किया कि कैलाश जी, आप जनवरी 16 तारीख का एक पोस्ट है डॉक्टर साहब का, उसको देखे हैं? तो सही बात यह है कि हम प्रायः डॉक्टर साहब का स्टेटस नहीं देखते हैं। किसी ने कोई खबर कर दिया, कोई पढ़ लेता है, जो खबर हमको करता है तो जा कर के पढ़ते हैं, तो हम पढ़े नहीं थे। तो उन्होंने बार बार कहा कि नहीं, एक बार आप पढ़ लीजिए। उसमें ये लिखा गया है कि हम यहाँ पे लिखे ही हुए हैं, डॉक्टर साहब ने लिखा है अपने जनता को कि तपाईले मलाई भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र सुशासन का लागि जिताउनु भएको हो, मलाई जागिर लगाइदिनको लागि, सरुवा बरुवा गरिदिनको लागि, प्रवेश परीक्षामा सोर्स लगाइदिनको लागि, दूतावासमा टेलिफोन गरिदिनको लागि, जागिर लगाइदिनको लागि। मतलब इसके लिए आप फोन नहीं कीजिएगा। हम सुशासन कायम करने के लिए, भ्रष्टाचार अंत करने के लिए हमको आपने वोट दिया है, हम जीते हैं, हम वो करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो शख्स, जो नेता चिल्ला करके अपने चुनावी अभियान में कहा कि हमें मत दो, हम 10 लाख नौकरी की व्यवस्था करेंगे, वो आदमी कहता है कि हम किसी की जागीर की गारंटी नहीं लेते हैं, हम किसी की सरुआ बरुआ का बात नहीं करेंगे, हम किसी को विद्यार्थी को परीक्षा में या दूतावास में फ़ोन नहीं करेंगे उसके भविष्य के लिए। तो ये तो आपके वादे के अनुसार और आपके नारे के ठीक विपरीत बात आया। आप एक तरफ 10 लाख नौकरी देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जागीर नहीं देने की बात करते हैं, तो ये क्या है? तीसरी बात, आपने कहा कि हम भ्रष्टाचार अंत करने के लिए लोगों ने हमको मत दिया है। तो सवाल ये उठता है कि जो शख्स, जो नेता भ्रष्टाचार अंत करने की दावा करे और उसके गांव पालिका में, वो हनुमान नगर कंकाल ने क्या है, वहीं पे सुना ये गया जब हम राजबिराज में थे तो वहाँ पे भ्रष्टाचार का बहुत अच्छा खेती पाती हो रहा है।
डॉक्टर साहब के पार्टी का जितने भी सांसद हैं, मैंने इससे भी पहले कहा था कि 18 ठो सांसद उधारू लाल है, और उन सारे उधारू लाल से डॉक्टर साहब ने अपने टेलीविज़न के एक इंटरव्यू में कहा है कि हम सबसे पैसे लिए हैं। तो जब जिस सांसद से आपने 30 लाख, 25 लाख, 50 लाख या कितना लाख जब पैसे लेकर के उनको आपने सांसद बनाया, तो क्या ये भ्रष्टाचार है या नहीं? और जो आदमी, जो सांसद आपका 50 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कितना लाख अगर पैसे दे करके बेचारा वो सांसद बनेगा, तो वो उसकी डबल, ट्रिपल, चौगुना वो कमाएगा कि नहीं कमाएगा? और जब वो कमाएगा 4 गुना, 2 गुना, 5 गुना, तो वो भ्रष्टाचार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? उसमें और अगर हम बात करें सुशासन के, तो सुशासन के लिए सबसे पहले आपका अपना शासन होना चाहिए। आपका जब तक शासन नहीं है, आप वहां पे सुशासन कायम ही नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए महात्मा गांधी बहुत अच्छा ढंग से कहते हैं कि जिस समाज के हाथ में अपना शासन नहीं है, वहां पे स्वशासन नहीं है, और स्वशासन से ऊपर सुशासन नहीं हो सकता। सुशासन से पहले स्वशासन होना चाहिए। तो जब तक आपका अपना न शासन है, तो आप सुशासन कहाँ से ला देंगे? आपका स्वशासन नहीं है, तो आप वहाँ पे शासन कहाँ से ला देंगे? सुशासन कहाँ से ला देंगे? तो ये कम से कम आप पढ़े लिखे एक विद्वान नेता कहलाते हैं, इतने बात की जानकारी आपको होना चाहिए। डॉक्टर साहब आक्रोश में कभी कभी बड़ा बोलते रहते हैं कि महंत ने क्या किया, राजेंद्र ने क्या किया, उपेंद्र ने क्या किया। उपेंद्र को तो वो कौन क्या बोलते हैं, जाल झेलका की क्या बोलते हैं, वो पार्टी है। हाँ, वो क्या पार्टी है वो। और उनका कहना है, उनके लोगों का भी कहना है कि उपेंद्र यादव ने मधेश के लिए क्या किया, शहीद के लिए क्या किया, शहीद के परिवार के लिए क्या किया, तो उसके लिए क्या किया, तो नागरिकता के लिए क्या किया, तो रोजगार के लिए क्या किया। तो भाई उपेंद्र यादव तो सही में नहीं कर पाया, लेकिन जो उपेंद्र यादव ने किया है उसी के आधार पे आज आप नेता बने हुए हैं। जहाँ तक आपका जो सवाल है कि उपेंद्र यादव ने ये नहीं कर पाया, तो वो नहीं कर पाया, तो शहीद को नहीं पहचान पाया, शहीद को कुछ नहीं दे पाया, तो उपेंद्र यादव तो नहीं किया है, ये सही बात है। लेकिन तो उपेंद्र यादव के आंदोलन में या और नेता के आंदोलन में बहुत सारे शहीद हो गए। उन्होंने अपना शासन स्थापित नहीं कर पाया, तो जब शासन नहीं है तो वो शहीद के लिए भी कुछ नहीं कर पाए, वो भी बिक्री होते रहे, वो भी झमेला में पड़ते गए। लेकिन आप तो पढ़े लिखे विद्वान नेता हैं, और आपका एक शहीद है, एक शहीद राम मनोहर यादव। और राम मनोहर यादव जो आप नाटक कर रहे हैं, चुनावी नाटक, पार्टी खोलने का नाटक, ये एक दूसरे को गाली देने का नाटक, तो ये जो आप कर रहे हैं, तो क्या राम मनोहर यादव यही चुनाव लड़ने के लिए, पार्टी खोलने के लिए, सांसद मंत्री बनाने के लिए उन्होंने शहादत दी थी? अगर उपेंद्र यादव ने नहीं कर पाया किसी शहीद के लिए, तो आपका एक शहीद जो स्वतंत्रता के लिए अपनी शहादत दी थी उन्होंने, उनके लिए आपने क्या किया है? उनके सपना कहाँ पे आपने रखा है? उन्होंने आज़ादी के लिए, उन्होंने मधेश राष्ट्र की मुक्ति के लिए, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो अपनी कुर्बानी दी थी, क्या उनके परिवार की हाल क्या है? हाँ, उनके बच्चों की हालत क्या है? उनके सपना को क्या होने वाला है? राम मनोहर जी किस लिए अपनी जान दी थी उन्होंने? तो आप दूसरे के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं और बिल्कुल आक्रोशित होकर के दूसरे को जो आप गाली दे रहे हैं, तो ये आप
और आपको जो इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार लोग हैं, अब ना जाने वो पत्रकार आपसे कितना कन्विंस हो पाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि कल ही एक पत्रकार हमसे बात किया था कि वो मानसे दोबारा फटा रही था। तो आप कितने बुलंद हैं, आप कितने ईमानदार हैं, कितने सशक्त नेता हैं, कितने मधेश प्रेमी हैं, ये कैलाश महतो नहीं कहता है, ये लोग बोल रहे हैं। और व्यक्तिगत कैलाश महतो की बात करेंगे तो कैलाश महतो तो आपका नट भाल्टू भी जानता है, और नट भाल्टू जानने के आधार पे मैं दावा करता हूं कि आप जैसा भ्रष्ट, आप जैसा दल बदलू, आप जैसा जुबान फेर, आप जैसा नटवर लाल यहाँ पे खोजना मुश्किल है। नटवर लाल ने तो सिर्फ संसद बेचा था, आप तो मधेश का अस्तित्व बेच दिए हैं। और आप आज कौन स्वाभिमान यात्रा निकालते हैं, ये क्या आवश्यकता है? आपका इमेज इतना बड़ा था, आपका कद इतना बड़ा था कि कोई स्वाभिमान यात्रा आज नहीं निकालना पड़ता। आज सीके राउत का नाम ही काफी होता। तो ये आप अपने अस्तित्व के लिए, अपने चरित्र के लिए भी आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और आज जो आपने जो कहा राज विराज का, जो मैंने घटना बताया, तो राज विराज के लोग वहाँ पे हम 2 दिन रहे हैं, और राज विराज के लोगों में जो आज वितृष्णा है, आपको मत देने के बाद आप वहाँ जा कर के पता लगाएं। और मेरा आग्रह है कि आप अभी भी अपने छवि में सुधार करें, अपने चाल चलन में सुधार करें। आप किसको कब क्या कर देंगे, किसको कहाँ कैसे ठग लेंगे, आप किसको कहाँ आप उल्लू बना देंगे, और किसको आप कहाँ पे फंसा देंगे, और केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभ के लिए, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप जो भी कुछ बोलते हैं सोच समझ करके बोलिए। आप जो बाड़ा में जा कर के अभी भी ये नाटक जो कर रहे हैं, उछल करके किसी को गाली दे रहे हैं, किसी पार्टी को आप बदनाम कर रहे हैं, तो भाई चुनाव है, चुनाव आप शांतिपूर्वक लड़ते। वहाँ पे जितने लोगों का लगा कि हम वहाँ पे पर्चा दाखिला करेंगे, करने देते, लोग किए भी हैं। तो आप किसी के वहाँ नॉमिनेशन से इतने आग बबूला हो जाएं, हाँ, उपेंद्र यादव को आप तथा नाम गाली कर दें, और उसी उपेंद्र यादव से मिलने के लिए आप कितना परेशान थे आपको पता है। और संजोग से आप जिस उपेंद्र यादव जी को गाली दे रहे हैं, उसी उपेंद्र यादव जी के वहाँ, हमको डेट तो याद नहीं है, लेकिन हम काठमांडू में थे, उपेंद्र यादव के हम साथ में थे, और आप बार बार उपेंद्र यादव जी को फ़ोन कर रहे थे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। उपेंद्र जी बोला था ठीक है, एक क्षण रुको, ठीक है। तो आपका ये चरित्र जो है, और मेरा देखिए, आपको अगर किसी से नफरत है तो नफरत कीजिए, किसी से दूरी बनाना है तो दूरी बनाइए। जैसे हमने किया है, हमने ए माले को छोड़ा तो नामो निशान नहीं, बस विरोध के अलावा कुछ नहीं। हमने उपेंद्र जी को छोड़ा, उपेंद्र जी के पार्टी या उपेंद्र जी के मतलब कोई चर्चा नहीं। उपेंद्र जी अब कभी फोन करते हैं तो मिल लेते हैं, और आपको मैंने छोड़ा, आपके पार्टी में जाने का या आपसे मिलने की तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा। तो आप जब किसी के विरोध में हैं तो आप विरोध ही रहिए, आप अपने ढंग से काम कीजिए। तो ये आप जो पब्लिक को ठगने का, मधेश को उल्लू बनाने का, आज पता है सारा मधेश आज बंधन में पड़ा हुआ है। और आपके बारे में कुछ दूतावास ने जो हमसे कहा है, वो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। यहाँ पे कहने की बात वो नहीं है,
अभी मधेश को आपके चलते इतनी बड़ी हानि है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या अंतर्राष्ट्रीय लोग जो मधेश को कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में सहयोग करना चाहता था या कर रहा था, वो आज खास करके आपके बाद उनका विश्वास, उन लोगों का विश्वास मधेसी नेता और मधेसी राजनीति से हट चुका है। यही कहना है उनका कि सबसे यूनिक, सबसे युवा और सबसे बुलंद एक चरित्र आया था, पात्र आया था मधेश की मुक्ति के लिए, डॉक्टर सीके राउत। जब वो इतना बड़ा दलाल निकल गया, जब इतना बड़ा वो नटवर लाल निकल गया, तो कैलाश जी बाकी किस पे भरोसा करें। ये स्थिति हम लोग को भोगना पड़ रहा है, मधेश को भोगना पड़ रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मधेश के आंदोलन को जो खुल्लम खुल्ला मिलता था, वो आज उस पे शंका लोगों का बढ़ने लगा है। और खास करके आपके बाद, आपके 11 बुधे सहमति के बाद, पार्टी खोलने के बाद, और आप जो अभी भी नाटक कर रहे हैं कि हम किसान आंदोलन किए हैं, तो किसान आंदोलन से क्या हो गया? किसान को क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा इससे? सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो आदमी, जो आपका मंत्री अब्दुल खान जी कतार और अमेरिका जा करके बेचारा कुछ सीख करके आया होगा, वो सीख करके आया, देख करके आया, दो दिन नहीं होता है कि उनसे आप राजीनामा करवा देते हैं। ये देश को घाटा है कि नहीं? जो वो अनुभव करके आए, कम से कम वो इम्प्लीमेंट करते, वो राज्य में लागू करते। तो आप एक तरफ भ्रष्टाचार अंत करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप देश को फंसाने का काम करते हैं, समाज को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं, और मधेश को तो आपने बेच ही डाला है। तो हमारा आग्रह है आपसे, आपका राजनीति, हम ये नहीं चाहते कि जब आप राजनीति में आ चुके तो राजनीति आप चलाइए, लेकिन बकवास बंद कीजिए, ये लोगों को ठगने का काम बंद कीजिए। और जो आपके पीछे, सबसे पहले आप गणित पढ़े हुए हैं, गणितीय हिसाब से पता लगाइए कि आपके पीछे अब पुराने कितने लोग हैं, और जो भी कुछ पुराने लोग हैं वो आपके चरित्र पे सवाल उठा रहे हैं। वही लोग, उसी ने हमको फोन करके बताया है कि 16 तारीख का, जनवरी 16 का पोस्ट को देखिए, और उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, नहीं तो हमको क्या पता था कि आपने क्या लिखा है। तो आप बताइए कि आपके साथ में जो आपके पार्टी में हैं कुछ लोग, वे लोग भी आपसे संतुष्ट नहीं है। वो कहते क्या है, कैलाश जी की करिए, कहाँ जाओ, की करबे। अब ये दयनीय अवस्था में आपके साथ रहने को मजबूर साथी लोग हैं, तो कम से कम उनके लिए भी आप एक नेता बने और आप अच्छे से मधेश को राजनीति दें। और अभी का जो मौजूदा निर्वाचन प्रणाली है, उससे आप 10-20 सीट जीत भी लें तो 275 के सांसद संख्या वाले संसद में सीके राउत या उपेंद्र यादव या कोई बाबू वहाँ पे एक बथुआ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। आप कोई निर्णय करने की तो बात ही नहीं है। तो 12 में आप एक सीट जीत जाए या हार जाए, या उपेंद्र जी जीत जाए या हार जाए, उससे कोई मधेश को फायदा होना नहीं है। इसीलिए हम चाहेंगे कि आप रिकंसीडर करें, पुनर्विचार करें, और मधेश को एक स्थायी राजनीति कैसे मिलेगा। मधेश इसी राज्य व्यवस्था में कुछ निर्वाचन प्रणाली में बदलाव ला करके अगर आप इसमें आते हैं तो आपका राजनीति स्थायी होगा, मधेश का राजनीति स्थायी होगा, और मधेश को मुक्ति मिलने का संभावना बहुत मजबूत है। यही विनती के साथ हम विदा लेंगे। धन्यवाद।